हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आराम पीसीएस पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 करने वाले हैं। यह प्राचीन भारत का इतिहास है। ये बुक बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में कर चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? इसमें से उत्तर वैदिक ग्रंथ को बताना है। तो आंसर हो जाएंगे यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। ये सभी हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या है, 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यह वैदिक कालीन वर्ण विभाजन है और वर्ण आधारित कार्य विभाजन है। देखिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य क्या था? यज्ञ को करवाना था। फिर है शूद्र, शूद्र का काम क्या था? वो लोगों की सेवा करते थे। फिर है बीस, बीस का कार्य क्या होता था? व्यापार करने का कार्य होता था इनका। फिर है क्षत्रिय, क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। व्याख्या है, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था। इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर 20 या वैश्य थे, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। फिर शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य तीनों वर्णों की सेवा इनका कार्य था। मतलब कि शूद्र का स्थान अंतिम था और शूद्र क्या करते थे? बाकी के 3 लोगों को सेवा करने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है और कारण आर है। इसको सही करना है। उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। क्या ये सही है? उत्तर वैदिक काल में समानतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। समानतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार
नहीं था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है उसे बताना है। देखिए, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये सही है। फिर है, शूद्रों को अछूत माना जाता था, ये गलत है। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। व्याख्या को देखते हैं। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। अतः कथन 2 गलत है। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी, ये सही है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन से कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा थे जो स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वही इस महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। पुरातात्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां या बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में, अतरंजी खेरा एटा में है। 1, 2, 3 सभी सही है। महायज्ञों को करने वाला राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा में इनमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है।
यहाँ से प्राप्त बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। नेक्स्ट है महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को बताना है। महाजन पदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ये बिल्कुल सही है। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में दिया जाता था, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए केवल एक होगा। व्याख्या को देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजन पद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजन पदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। एक किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान, अतः कथन 2 गलत है। महाजन पदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे, ये गलत है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। व्याख्या है, महाजन पदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था, अतः कथन 1 गलत है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सोनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि जो महाजनपदीय कर व्यवस्था था उसके बारे में विचार करना है। इसमें से सही को बताना है। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, सही है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, यह गलत है। व्याख्या में है कि क्योंकि आखेटक व संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? आंसर है सी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में स्थित है।
यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ये क्या है? सही है। पहले लकड़ी के बनते थे या पत्थर का बनाया जाता था, लेकिन अब लोहे के बनने लगे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करके शुरू कर दी, ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। क्या होता था कि लकड़ी का जो हल बना होता था, उसे जो मिट्टियां हार्ड होती थी, जिस खेत की मिट्टी हार्ड होती थी, वह जुताई नहीं हो पाती थी और वह टूट जाती थी। इसलिए लोगों ने लोहे की हाल बनाए। इससे फसल की उपज भी बढ़ गई। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार ज़्यादा होती थी। पहले क्या होता था, लोग धान को छींट देते थे और उसी से जो पैदावार होता था वही लोग यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने अस्थायी रूप से अब धान को रोप कर कृषि करने लगे, जिससे कि उनके पैदावार में भी बढ़ोतरी होने लगे। फिर है, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताइए। तो गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, ये बिल्कुल सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3। व्याख्या है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। मगध से क्या क्या मिलता था? तो यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं, जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। निम्नलिखित में कौन मगध का शासक नहीं रहा था? आंसर है प्रसेनजित। बाकी बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, ये सभी थे। राजा प्रसेनजित थे, जो कौशल महाजनपद के राजा थे। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? इसमें सही उत्तर को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, श्रावस्ती कभी नहीं रहा है। राजगिरी और पाटलिपुत्र रहा है। बिहार में राजगिरी यानी आधुनिक राजगिर कई सालों तक मगध के राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न। सिकंदर द्वारा विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। सिकंदर की सेना भारत के
शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त कथन सही है, दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मगध के निकट ही बज्जी राज्य था। बज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आंसर है ए वैशाली। मगध के निकट ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। कौशाम्बी का वश था। चंपा का अंग था। ये सब महाजन पद की राजधानी थी। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य के क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। यह गलत है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। अतः कथन एक गलत है। ये सभाओं में बैठकर बहस बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसला लेते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकती थी। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? आंसर है गुप्त। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद इनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। फिर इसके बाद गुप्त शासकों ने गण या संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया था। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है बी बौद्ध ग्रंथ। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। अजातशत्रु बज्जी संघ के आक्रमण करना चाहते थे। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? आंसर है सी बस्कार। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार को बज्जी संघ पर आक्रमण करने के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह सही है। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ये भी सही है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। कथन
ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चलती रही। वहां 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। नेक्स्ट टॉपिक है नए प्रश्न पर नए विचार। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप निर्माण किया गया था? आंसर है बी, सारनाथ में। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ए, शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया यानी बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया, यह सही है। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, सही है। जैन में कहा गया है कि अहिंसा का पालन कीजिए, हिंसा मत कीजिए। किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करना चाहिए। इसमें हत्या पर भी रोक है, जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये कहाँ के राजकुमार थे? तो बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकाएकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर है साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, ये सही है। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, ये भी सही है। यानी कथन ए सही है, कारण आर भी सही है। ऑप्शन नंबर ए। समान बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु भिक्षुओं का एक संगठन था, सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है को बताना है। तो सही नहीं है डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, यह सही नहीं है। सही वाला पढ़ते हैं। संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्तियों का प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, न कि माता पिता से। कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के शरणा स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया, सही है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन कथन A1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा बिहार का उदाहरण है। इसमें आश्रम व्यवस्था है और उद्देश्य है इसको मिलाना है। देखिए, ब्रह्मचर्य सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करने वाला था, ब्रह्मचर्य होता था। वानप्रस्थ गृहस्थ क्या था? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। फिर है वानप्रस्थ क्या था? तो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। और वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करते थे। और सन्यास था सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। यानी A का 4, B का 1 और C का 2, D का 3। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों का व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे।
गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सही थी, उन्हें सही है। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था, ये भी सही है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान, गुरु के समीप बैठना, ये हो गया। तीसरा, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, यानी डी 1, 2, 3 सभी सही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ज्ञान बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है को बताना है। तो निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही है। गलत को ढूंढना था, गलत मिल गया। सही वाला को पढ़ते। देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी ये सब विदुषी थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाली वाद विवाद भाग लिया करती थी, ये भी सही है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। बारह नंबर का प्रश्न है, इसमें सही नहीं है उसके बारे में बताना है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारी द्वारा किया गया था, सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन तथा क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, ये भी सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, ये भी सही है। यानी
3 गो सही है और हमें ढूंढना क्या है, तो गलत कथन को चुनना है। तो वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें सही को बताना है, सत्य कथन को। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सारा जीवन बिताना होता था, ये सही है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, सही है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी सही है। इन्हीं कारणों के अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम पालन कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वान में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है व्याकरण से। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित था। अगर एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न कि पाणिनि का बुक का नाम बताइए, तो क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की कौन सा बुक था? तो व्याकरण का था, व्याकरण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरथुरुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही होकर बताना है। जरथुरुष्ट की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, ये भी सही है। जरथुरुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन और सद कार्य, यानी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। जरथुरुष्ट ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुरुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र सद विचार, सद वचन तथा सत्य कार्य था, अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुरिस्टवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुरिस्टवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। नेक्स्ट है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आंसर है बौद्ध अनुयायियों द्वारा। व्याख्या है, जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इस संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर का, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया।
फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौटिल्य द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? यह है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविका, अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आंसर है ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पड़ता था। निम्नलिखित किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? आंसर है डी 1, 2, 3, 4, 5 यानी सभी जगह पर। कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौघर से, गिरनार से और लुम्बिनी से। यहाँ ये सभी जगह से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरेराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगर, सोपारा, सन्नती, मस्की, एरागुडी और ब्रह्मगिरी इन सभी स्थान से प्राप्त हुए हैं। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। तो कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, यह गलत है। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। व्याख्या है, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, अतः दोनों कथन गलत है। ऐसे नजराने विविध चीजों के रूप में पर्याय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, बिल्कुल सही है। जहां पर सम्राट का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त कथन सही है। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र नियंत्रण रखा जाता था और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूल के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यहाँ पर कर वसूलने के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। उन अधिकारी को उन्हें सजा भी देते थे। उनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेश वाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे।
मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। सही है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ये भी सही है। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना है यानी भेंट दिया करते थे। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सही है। मौर्य साम्राज्य छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानी द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन कर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ के संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? आंसर है ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि हेनसांग हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, सम्राट के जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। सही है। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। ये भी सही है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते, यानी 1, 2, 3 सभी सही है। व्याख्या है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाना खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन सही है। कथन बी, यानी केवल 2 सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। व्याख्या को देखते हैं। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, अतः कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, यह बात गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा।
अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में मिली है, न कि खरुष्टी लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा है कि राजा अपने बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धर्म के संदर्भ में उनके विचार का निम्नलिखित है। इसमें विचार सही बताना है। अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। कलिंग अभिलेख में धर्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विषय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आंसर है धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात्र कहलाते थे। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधारण साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार किया। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों में खुदवाए। सही है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़ाएं सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। ये भी सही है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका भी दूत भेजे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सही है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए उप सभी कदम उठाए थे जो तीनों कथन सत्य है। फिर है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्ष में निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी गई है? आंसर है ब्राह्मणी लिपि में। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बंगला, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। 17 नंबर का प्रश्न है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ये भी सही है। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी व्याख्या है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों को जन्म यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मण, श्रमणों को दान, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो आप इसे PDF के रूप में टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है RMPCS, उस पर जाकर आप PDF ले सकते हैं और खुद से भी इसे और भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।